Students, today I will start my new topic metals and non-metals. हमारा टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब इसमें से सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एलिमेंट क्या होता है. जितने भी मैटर हमारे आगे पीछे होते हैं, वेदर दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो सारे जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? एलिमेंट्स. यानी कि एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मेटल्स. दे आर द स्मॉलेस्ट केमिकल्स अकरिंग इन द अर्थ क्रस्ट. तो आप लिख सकते हो स्मॉलेस्ट केमिकल्स इन द अर्थ क्रस्ट. अर्थ की क्रस्ट में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उनको बोलेंगे. तो एलिमेंट से ही हमारा पीरियोडिक टेबल बना है. तो पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया: मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स. मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स. किस बेस पे किया है? जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, उनको कहते हैं मेटल्स. जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं उनको कहते हैं नॉन मेटल्स. और जो लूज भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं उनको कहते हैं मेटलाइट्स. यानी कि इन दोनों की प्रॉपर्टीज उनके पास होती है. तो ये क्या है? एलिमेंट्स दैट हैव टेंडेंसी to lose electrons. To lose electrons. तो ये that have tendency to gain electrons. और पूरा सेम. तो इन दोनों की क्या होती है? इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती हैं, दोनों के बीच वाली. अब Eg मैं सोडियम ले लेता हूं. तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11. पहली शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 1. अब कोई भी एलिमेंट स्टेबल तब होता है, कार्बन एंड इस कंपाउंड में भी मैंने आपको बताया था, जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है. तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है यहां पे 8. तो ये एक जो है ये इसके ऑक्टेट को सेटिस्फाई नहीं होने दे रहा. तो ये एक क्या करेगा? लूज करेगा. तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. तो बन जाएगा 2 और 8. ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है सोडियम के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव. यानी कि ये बन गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाता है. मैं अब यहां एक एग्जांपल लूंगा. Eg क्लोरीन. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17. तो ये 2, 8 और 7. इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा. तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, जो लेगा उसके ऊपर उतना नेगेटिव. 1 इलेक्ट्रॉन लिया. पहली शेल में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 7 है. तो हो गए 8. इसका ऑक्टेट भी सेटिस्फाइड हो गया. तो ये जो है इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया है? नेगेटिव. ये जो है ये 7 आएंगे. कौन कौन से आएंगे? आर्सेनिक आएगा, एंटीमनी आएगा, बिस्मथ आएगा, टेलेरियम आएगा, पोलोनियम आएगा, एक्सेट्रा. ये सभी जो हैं इसके पीछे जर्मेनियम आएगा. ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 हो गए. 7वां एस्टेटिक. ये जो 7 हैं ये क्या है? मेटलाइट्स हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच होती हैं. तो ये आ गया हमारे पास मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटलाइट्स क्या होते हैं. ओके. Students, our next topic is physical properties of metals and non-metals. Let's go to the classroom to discuss it in detail. Students, metals और non-metals से जो फर्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. ये सिर्फ जो है याद करने के लिए है, तो इसलिए मैंने इसके पॉइंट्स पहले ही लिख दिए हैं, क्योंकि सिर्फ पॉइंट्स ही लिखने थे. तो पॉइंट आपको यहीं से मैं आपको समझा देता हूं. मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं. सबसे पहले है
जितने भी मेटल्स होते हैं, आपको पता है मेटल्स, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सभी क्या है मेटल्स। तो ये सभी किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में। तो मैंने लिखा है मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पे ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। एक्सेप्ट मरकरी, जो मरकरी आपने थर्मामीटर में देखा है, जो लेवल लिक्विड लेवल मेजर करता है, वो जो होता है वो मरकरी होता है। तो मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, मैंने लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट, मेटल्स मैलेबल होते हैं। मैलेबिलिटी क्या होती है कि मेटल्स को आप थिन शीट्स में ड्रॉन कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल थ्रू विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। तो मेटल की हम थिन शीट्स बना सकते हैं, इसको कहते हैं मैलेबिलिटी। गोल्ड की सबसे ज्यादा मैलेबिलिटी होती है, गोल्ड इज मोस्ट मैलेबल मेटल, सबसे पतली उसकी बना सकते हैं। उसके बाद मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टिलिटी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल थ्रू विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इट कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स, जिसमें वायर्स बना सकते हैं। तो आपने देखा है कि आपके घरों में जो मेटल की वायर्स लगी होती हैं, या फिर आप जो बाहर से मेन जा रही हैं, वो सभी क्या होती हैं, जो मेटल्स की बनी होती है, चाहे वो कॉपर की हो, एल्युमिनियम की हो, है वो क्या है, मेटल्स हैं। तो मेटल्स की हम क्या कर सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं। उसके बाद मेटल्स आर सोनरस। घर में कोई बर्तन ही गिर जाता तो कैसे आवाज आती है, बहुत आवाज आती है। तो इसका मतलब है कि मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस साउंड। उसके बाद मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, यानी कि शाइनी होते हैं। मेटल को आप किसी भी कलर की पॉलिश कर सकते हो क्योंकि उनकी शाइनी लस्टर होती है। ओके। उसके बाद मेटल्स अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को जाने देते हैं, यानी कि मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। उसके बाद मेटल्स हार्ड होते हैं, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के जो सॉफ्ट मेटल हैं, जिनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, और किसी मेटल को हम नाइफ से कट नहीं कर सकते हैं, विच मींस दे आर हार्ड और स्ट्रॉन्ग। मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, डेंसिटी होती है ए मास पर यूनिट एरिया या मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो कितना मास है उसके पार्टिकल्स का, तो बहुत ज्यादा होता है, यानी कि डेंसिटी बहुत हाई होती है। जिसकी हाई डेंसिटी होगी उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। तो ये आ गई प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फ्रेंड्स अब हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो ये जस्ट अपोजिट टू मेटल, अगर आपको मेटल की आ गई तो नॉन मेटल की उसकी अपोजिट लिखनी है। जैसे पहली प्रॉपर्टी है, ये सॉलिड लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मेटल सिर्फ सॉलिड होते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। मैंने एक एक एग्जांपल दे दिया है। कार्बन सॉलिड है, ब्रोमीन लिक्विड है, और हाइड्रोजन गैस है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। ये नॉन मैलेबल होते हैं, मींस दे कांट बी ड्रॉन इनटू शीट्स, इनकी शीट्स नहीं बना सकते। दे आर नॉन डक्टाइल्स, मींस दे आर नॉट ड्रॉन इनटू वायर्स, इनकी वायर्स नहीं बना सकते। दे आर नॉन सोनरस, मींस दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक विद अ मटेरियल, जब किसी मटेरियल के साथ इनको स्ट्रक करें तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से नहीं जाने देते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट जो गुड कंडक्टर है। ग्रेफाइट कहां होता है, सेल के अंदर जो ब्लैक कलर की रॉड होती है वो, या फिर पेंसिल की जो लेड होती है वो ग्रेफाइट है। उसके बाद दे आर सॉफ्ट, जैसे मेटल्स हार्ड होती हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होती है। दे हैव डल लस्टर, मींस वो शाइनी नहीं होती है, जैसे मेटल शाइनी होती हैं, ये शाइनी नहीं होती। मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है, नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है। अगर लो डेंसिटी है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा, तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, एक्सेप्ट डायमंड। अब जो डायमंड है वो नॉन मेटल है, लेकिन उसको हाई प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन के कारण प्रॉपर्टीज उसकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर हो गया, ये नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी, मेटल की प्रॉपर्टीज, इनमें आपको डिफरेंस भी आ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। Our next topic is chemical reactions of metals. आज हम करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स। तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले मेटल की रिएक्शन आ जाएगी, रिएक्शन विद एयर। रिएक्शन विद
एयर। जब हम एयर के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ मेटल को रिएक्ट करते हैं तो मेटल क्या बनाती है? तो जब हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड। जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं वो मोस्टली मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, तो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। यानी कि व्हेन मेटल इज ट्रीटेड विद एयर इट प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड्स एंड मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। एग्जांपल इसकी आ जाएगी, जब सोडियम जो है ये रिएक्ट करेगा O2 के साथ तो Na2O बनेगा। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, तो 2 2 यहाँ 4 हो गया तो इधर 4 लिखेंगे, तो ये बन गया सोडियम ऑक्साइड। वैसे ही पोटेशियम को लेंगे तो हमारे पास बनेगा K2O, इसको 2 कर लो तो इसको 4 कर लो। वैसे ही हम मैग्नीशियम को लिखेंगे तो MgO2 तो MgO बन जाएगा। ओके, इसको 2 कर लो तो इसको भी 2 कर लो, हो गया बैलेंस। तो जब मेटल रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बनाती है? मेटल ऑक्साइड्स बनाती है। एग्जांपल मैंने आपको 3 मेटल ऑक्साइड्स की दे दी। अब ये मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर है, ये हमने कैसे प्रूव करना है? जब भी किसी ऑक्साइड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो बेस बनाता है तो वो बेसिक होता है, वो एसिड बनाता है तो वो एसिडिक होता है। फॉर एग्जांपल हमने Na2O को वाटर में डाला तो हमारे पास बन जाएगा NaOH। ये 2 है तो इसको यहां 2 ले लो। ये क्या है? ये बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस, एल्कली है। अब व्हाट आर एल्कलीज? एल्कलीज होते हैं स्टूडेंट्स वाटर सॉल्युबल बेसिस। वाटर सॉल्युबल बेसिस जो होते हैं उनको एल्कलीज कहते हैं। जैसे NaOH जो है ये वाटर सॉल्युबल बेस है, इसको हम एल्कली कहेंगे। ऐसे K2O को भी हम डालेंगे तो KOH बन जाएगा, तो ये भी बेस है तो ये बेसिक नेचर का है। अब सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर। अब जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती है। जैसे मेटल प्लस वाटर तो बन गया मेटल हाइड्रोक्साइड। एग्जांपल ले लेते हैं हम Eg। Mg को जब हम H2O के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा MgOH2। इसको हम अब 2 लेंगे तो यहां पे H2 आ जाएगा, इसका मतलब है प्लस हाइड्रोजन भी आती है, प्लस हाइड्रोजन गैस भी आती है, तो ये बन गया हाइड्रोजन गैस। ये जो बन गया ये बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वैसे ही हम सोडियम को लेंगे, इसको H2O में डालेंगे तो NaOH बन जाएगा। H2 है तो इसको 2 करो, इसको 2 करना पड़ेगा तो इसको भी 2 करो, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ये बन गया क्या? हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम या हाइड्रोक्साइड बनता है। जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड। ये जो हमने लिया है ये वाटर या ये वाटर, ये हमने लिया है कोल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर। जब हम कोल्ड वाटर से ट्रीट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। अब हम स्टीम से भी करके देखते हैं कि स्टीम से करके क्या बनेगा। ओके, ये हमने किया कोल्ड वाटर से। अब हम रिएक्शन विद स्टीम करेंगे। वाटर क्योंकि वाटर को हम गर्म भी कर सकते हैं, तो रिएक्शन विद स्टीम। रिएक्शन विद स्टीम ये वही है, इसी की एक आगे वाटर में 2 हेडिंग आ जाएंगी। कोल्ड वाटर, जब हम मेटल को स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस H2 गैस बनेगी, प्लस हाइड्रोजन बनेगी। हम ले लेते हैं मेटल सोडियम प्लस H2O, तो ये बनेगा Na2O प्लस H2, इसको 2 कर लो।
तो ये जो है ये H2 क्या बनी गैस, तो ये सोडियम ऑक्साइड बन गया। ये आ गया कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो इट कैन प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड एंड इट आल्सो कैन प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। ओके, ये क्लियर हो गया। दो रिएक्शंस, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर एंड रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अब हम नेक्स्ट करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड, जब हम मेटल के साथ एसिड लेंगे तो ये बनाएगा साल्ट प्लस वाटर। साल्ट प्लस वाटर देख लेते हैं। एग्जांपल देखो, जैसे हम जिंक ले लेते हैं प्लस HCl ले लेते हैं, वाटर नहीं बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। हाइड्रोजन गैस कैसे? जैसे यहां से आएगा ZnCl2, इसको 2 करना पड़ेगा क्योंकि यहां 2 आया, तो H2 ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो ये क्या है? जिंक क्लोराइड। ये क्या है? साल्ट। जब मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जिंक प्लस HCl किया तो जिंक क्लोराइड। ऐसे ही हम और ले लेते हैं, एल्युमिनियम प्लस H2SO4, तो ये बनेगा Al2SO4 3 प्लस 3H2, इसको 3 करना पड़ेगा, इसको 2 करना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारे पास एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट ये साल्ट है, प्लस आ गया हाइड्रोजन गैस। ओके, ये आ गया रिएक्शन विद एसिड। We will discuss what are amphoteric oxides with examples. Amphoteric oxides, अब कुछ ऑक्साइड्स जो बेसिक होते हैं, कुछ एसिडिक होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो करते हैं। दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, यानी कि दोज मेटल ऑक्साइड्स which can show the properties of both acid and base. Those metal oxides which are acidic as well as basic in nature, basic in nature are called amphoteric oxides. एग्जाम्पल इसकी आपके पास है एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड Zn। अब जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है Al2O3, जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड कौन सा ले लेते हैं? HCl ले लेते हैं। ये बनाना चाहिए साल्ट प्लस वाटर, तो ये बनाएगा AlCl3 प्लस H2O। अब Cl3 आया तो इसको 3 करो, तो यहां पे नहीं, इसको 6 कर लो, तो यहां पे इसको 2 कर लो और यहां पे इसको 3 कर लो, तो ये हो गया बैलेंस। ये आ गया साल्ट और ये आ गया वाटर। अब इसको जब हम बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, Al2O3 को जब बेस यानी कि NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा NaAlO2 प्लस H2O। ये जो बना है सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ये भी क्या है? ये साल्ट है, ठीक है। और ये वाटर, इसका मतलब है ये एसिड के साथ रिएक्ट किया, साल्ट और वाटर बनाया, और बेस के साथ रिएक्ट किया तो साल्ट और वाटर बनाया। तो इस रिएक्शन में ये शो हो रहा है कि ये बेसिक है क्योंकि एसिड के साथ रिएक्ट किया, और इस रिएक्शन में ये शो हो रहा है कि ये एसिडिक है क्योंकि इसने बेस के साथ रिएक्ट किया। तो जब कोई बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है तो उसकी दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि एसिडिक भी होती है और बेसिक भी। ऐसे ही जिंक ऑक्साइड भी जो है
वो एसिडिक भी प्रॉपर्टी शो करता है और बेसिक भी प्रॉपर्टी शो करता है। वो बनाएगा, अगर हम HCl के साथ करेंगे तो जिंक क्लोराइड और वाटर बनाएगा, और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो सोडियम जिंकेट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। ओके, ये आज मैं आपको बताऊंगा ट्रिक टू लर्न रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, तो क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल? जब मेटल को ऑन दी बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन रिएक्टिव कम रिएक्टिव है, उसको टॉप टू बॉटम यानी कि वर्टिकल कॉलम में अरेंज करते हैं, उसको कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। यानी कि व्हेन मेटल्स आर अरेंज्ड इन वर्टिकल कॉलम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, सच सीरीज इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अब मैंने रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल आपके सामने बना दी है। इसमें मैंने हाइड्रोजन को हाईलाइट कर दिया क्योंकि हमने जब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी है तो दो टाइप पढ़नी है, मेटल्स मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड मेटल्स लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाली अलग और नीचे वाली अलग सीरीज बनाई। अब पोटाशियम को मैंने मोस्ट रिएक्टिव लिखा है और गोल्ड को मैंने लीस्ट रिएक्टिव लिखा है, और इसके बीच जो है कुछ मॉडरेट रिएक्टिव है, कुछ हाई रिएक्टिव है। वैसे अब इनको याद करने का, जो मेमोराइज करने का तरीका है वो मैं बोलता जाऊंगा, आप नोट कर लेना, ठीक है? तो ये इनके सिंबल्स के बेस पे मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको। वो ट्रिक है केदारनाथ का माली, के से केदार, NA से नाथ, CA से का, MG से माली, AL से आलू, ZN से जरा, FE से फीके, SN से फीके से, P से पकाता, H से है। केदारनाथ का माली, आलू, जरा, फीके, पकाता है। अब माली का आगे से CU से कौन है, आगे आओ। CU कौन, HG से है, AG से आगे, AU से आओ। कौन है, आगे आओ। ये हो गया ट्रिक स्टूडेंट्स, इसको याद करने का। तो ये ट्रिक याद कर लोगे आपको तो रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज होली बेस्ड ऑन दिस रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको हर क्लास में चाहिए, चाहे वो 11th है, 12th है, 10th है। तो आपने ये रिएक्टिविटी सीरीज का जो ट्रिक है वो लिख लेना है और इसको याद कर लेना है। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे व्हाट आर आयंस, उनकी टाइप्स और वो कैसे बनते हैं। हम करेंगे व्हाट आर आयंस। तो क्या होते हैं आयंस? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो उस पर चार्ज आ जाता है, वेदर वो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। वो जो चार्ज स्पीशीज होती हैं उनको कहते हैं आयंस। These are electrically charged atoms. Electrically charged atoms. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं, Na पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, एटसेट्रा। ये सारे क्या हैं? ये आयंस हैं। अब आयंस कैसे बनते हैं? जब कोई एटम लूज या गेन इलेक्ट्रॉन करता है, व्हेन एन एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, देन आयंस आर फाउंड। अब ये दो टाइप का होता है। आयंस की कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स। कौन कौन सी? कैटाइन, पॉजिटिवली चार्ज आयन, पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड कैटाइन। अब यहां से कैटाइन कौन से होंगे? जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जैसे Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, एटसेट्रा। तो एनाइन क्या होता है?
नेगेटिवली चार्ज ion is called anion, e.g. chlorine 1 positive, फ्लोरीन 1 पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी क्लोरीन 1 नेगेटिव, फ्लोरीन 1 नेगेटिव। अब अगर आप नाइट्रोजन लो तो 3 नेगेटिव, ओ लो तो 2 नेगेटिव एक्सेट्रा। ये सारे क्या हैं? एनाइंस है। अब हाउ आयंस आर फॉर्म्ड देखेंगे। पहले कैटायंस कैसे बनते हैं, फिर एनाइंस कैसे बनते हैं। पहले भी मैं आपको एग्जांपल्स दे चुका हूं, एक एक एग्जांपल दूंगा। तो अब हमारे पास, चलो यहां से ले लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ Na पॉजिटिव, फॉर्मेशन ऑफ Na पॉजिटिव। अब अगर हम Na की, सोडियम की एटॉमिक नंबर देखें तो 11 है। पहली शेल में आएंगे 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1। अब इसको सेटिस्फेक्शन के लिए, यानी कि अपना ऑक्टेट सेटिस्फाई करना है, तो ऑक्टेट सेटिस्फाई करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो लूज करता है, जिसके 5, 6, 7 होंगे वो गेन करता है। जो 4 और 8 वाला है, 8 वाला बिल्कुल ना गेन करता है ना लूज करता है, और 4 वाला जो है वो शेयर करता है। तो ये क्या करेगा? ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। लिखना है टू कंप्लीट ऑक्टेट सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब इसका ये इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो सोडियम के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो पहली शेल में बचेंगे 2 और दूसरी में 8। यानी कि अगर हम इसको रिएक्शन से लिखेंगे तो सोडियम विल गिव अस सोडियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन हमें क्या करता है? दे देता है। ये आ गया पॉजिटिव आयन, यानी कि कैटायन की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब मैं आपको ऐसे बता दूंगा फॉर्मेशन ऑफ Mg2 और Al3, ये तीनों मैं आपको बता दूं। अब आ गया फॉर्मेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव। तो Mg का, मैग्नीशियम का अगर एटॉमिक नंबर देखें तो 12 है। पहली शेल में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 2। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, तो Mg क्या करेगा? Mg लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो हो जाएगा Mg, ये बन जाएगा Mg2 पॉजिटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे तो Mg2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 2 और 8। आपने ये याद रखना है कि जो आयन होता है उसका ऑक्टेट सेटिस्फाइड होता है। उसका ऑक्टेट क्या होता है? सेटिस्फाइड। अब ऐसे ही एल्युमिनियम का अब आपको समझ आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब मैं आपको नेगेटिव आयन यानी कि एनाइंस के बारे में बताऊंगा। एनाइंस कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस। फॉर्मेशन ऑफ, पहले एग्जांपल ले लेता हूं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, 2, 8 और 7। तो ये क्या करेगा? इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी कि इस साइड प्लस होगा। लूज वाला जो है वो राइट साइड पे मिलता है और गेन वाला जो है वो लेफ्ट साइड पे मिलता है। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके ऊपर 1 नेगेटिव आ गया। अब क्लोरीन का था 287, तो क्लोरीन नेगेटिव का हो जाएगा 28, 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो 288 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही मैं आपको यहां एक बता देता हूं, O2 नेगेटिव बताया था मैंने। तो ऑक्सीजन का जो है
वो एटॉमिक नंबर है 8, 2 और 6 आएंगे। अब इसको यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो बन जाएगा O2 नेगेटिव। तो O2 नेगेटिव के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 2 और 8। ये सभी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो आपका ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन सभी क्या कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। ये आ गया फॉर्मेशन ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस। स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई। स्टूडेंट्स आज हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स जैसे सोडियम क्लोराइड की। आयनिक कंपाउंड्स, अब वो कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड से बनते हैं उन कंपाउंड्स को कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। दोज कंपाउंड्स that are formed by ionic bond are known as ionic compounds। अब ये बात है आयनिक बॉन्ड क्या होती है। स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका कि बॉन्ड 3 टाइप की होती है, लेकिन आपने 2 टाइप की मेन याद रखनी है। कौन कौन सी, आयनिक और कोवलेंट। तीसरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपने हायर क्लासेस में याद रखनी है। तो आयनिक बॉन्ड क्या होती है, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो ये जो एक्सेप्टर और डोनर का रिलेशनशिप बनता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो हम यहां आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन में आपको बता दूंगा। आयनिक बॉन्ड, बॉन्ड formed by transfer of electrons, transfer of electrons। EG आ जाएगी NaCl, MgCl2, MgO एटसेट्रा। ये जो है ये सारे आयनिक कंपाउंड है और इनके बीच जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है। तो ये तीनों की हम फॉर्मेशन अलग से पढ़ेंगे, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे। पहले आपने ये याद रखना है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो आयनिक बॉन्ड के कारण वो स्ट्रॉन्ग कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ओके। और ये जो है ये इजिली मेल्ट, या पहले बता चुका हूं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है। तो अब हम करेंगे NaCl। स्टूडेंट्स NaCl तो आप डेली घर में देखते ही हो, जो आप टेबल साल्ट लेते हो वो NaCl है। NaCl इज टेबल साल्ट। अब हम फॉर्मेशन ऑफ NaCl सबसे पहले करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। व्हाट इज NaCl? सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड जो है ये हमारा टेबल साल्ट है जो हम घर में यूज करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? NaCl, ओके, NaCl। अब हमने Na की फॉर्मेशन भी कर लिया और Cl की फॉर्मेशन भी कर लिया, और फिर दोनों कंपाउंड बना देंगे, NaCl बन जाएगा। अब आपने लिखना है द एटॉमिक नंबर ऑफ Na is 11, therefore its electronic configuration is पहले आएंगे K शेल में, फिर आएंगे L शेल में, और फिर आएंगे M शेल। K में होंगे 2, L में होंगे 8 और M में होंगे 1। तो इसको अपना ऑक्टेट सेटिस्फाई करने के लिए M वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करना है। तो वही लिखना है टू कंप्लीट ऑक्टेट सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज सोडियम जो है
ये बन जाएगा सोडियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, अब यही बात हम करेंगे किसकी, क्लोरीन की। दूसरा हमारा सोडियम हो गया, अब क्लोरीन। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 70, therefore its electronic configuration is K, L और M। K में आएंगे 2, L में 8 और M में 7। अब ये जो है 7 लूज तो कर सकता, तो ये गेन करेगा 2 कंप्लीट ऑक्टेट, 2 कंप्लीट ऑक्टेट। क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब गेन करेगा तो ये बन जाएगा हमारे पास क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन नेगेटिव। इसका अब ये हो जाएगा 2, 8 और 8, ये हो जाएगा 2, 8। अब हमारे पास यहां पे सोडियम पॉजिटिव बना और यहां पे क्लोरीन नेगेटिव बना, तो ये बन गया NaCl। ये जो कंपाउंड बना है Na पॉजिटिव से और Cl नेगेटिव से, ये अब इसको हम ऐसे बता देंगे, ये Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और Cl के पास ये 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर में सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन इसने इसको ट्रांसफर किया, तो ये बन गया NaCl। ये हमारे पास बन गया सोडियम क्लोराइड। कोई डाउट इसमें कि सोडियम क्लोराइड कैसे बना है? ऐसे हमने फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 और फॉर्मेशन ऑफ MgO तीनों करनी है। ओके, नो स्टूडेंट्स, हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। हम कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो अब MgCl2 कैसे बनेगा? तो हम पहले Mg को कैटायन बनाएंगे और Cl2 को एनायन बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वहां ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो हमें पता है आंसर में हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12, therefore its electronic configuration is K, L और M। पहली सेल में 2 आएंगे, दूसरी में 8 और तीसरी में 12, टोटल हो गए 12। ये आपको पता है हमने 2n स्क्वायर से भरते हैं, n होता है पहली के लिए 1, 2, 3, आपने ये फार्मूला लगाना है, ये 9th में हम पढ़ चुके हैं। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, तो लिखना है मैग्नीशियम loses 2 electrons to complete octet, to complete octet, that is Mg जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन कोई लूज करेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अब जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 2 और 8। क्यों? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर। अब जो Mg2 पॉजिटिव बन गया, अब क्लोरीन, तो लिखना है एटॉमिक नंबर ऑफ Cl is 17, therefore its electronic configuration is क्या होगी? K, L और M, 2, 8 और 7। तो एक क्लोरीन को तो चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैग्नीशियम के पास है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे 2 क्लोरीन लिखना है। क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट, टू कंप्लीट ऑक्टेट,
that is Cl plus electron will give us Cl negative। अब यहां पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक Cl और आ जाएगा। अब यहां पे 2 Cl हो गए तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आएगी Mg2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव, हमारे पास आ जाएगा MgCl2। अब इसको वैसे ही ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाएंगे तो Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये एक Cl ले लो और ये दूसरा Cl ले लो। हर Cl के पास आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये इसको डोनेट करेगा और ये इसको डोनेट करेगा तो हमारे पास बन जाएगा MgCl2। इसमें कोई डाउट कि MgCl2 कैसे बना है? स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है? तो कंप्लीट वैसे ही मैग्नीशियम को पॉजिटिव बनाएंगे, ऑक्साइड को नेगेटिव बनाएंगे तो दोनों को कंबाइन करेंगे। अब हम पहले वही लिखेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12, therefore its electronic configuration is K, L और M में, K में 2, L में 8 और 2 12 टोटल। उसके बाद मैग्नीशियम लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो Mg बन जाएगा Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया 2 और 8। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, therefore its electronic configuration is KL, K में 2 और L में 6। अब इसको L में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट, दैट इज O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन O2 नेगेटिव। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं तो दोनों क्या कर देंगे, Mg2 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव तो MgO बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि यहां हम वैसे ही बना देंगे, Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और O के पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों के दोनों करेगा इसको ट्रांसफर, तो ये बन जाएगा MgO। ये हमारे पास आ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन में किसी प्रकार का डाउट रहा हो तो बताओ। कैटाइन और एनाइन बनाना है और ये याद रखना है, कभी भी कंपाउंड में कैटाइन पहले आता है, एनाइन बाद में आता है। आपको कैटाइनिक और एनाइनिक स्पीशीज निकालनी हो तो पहले वाला कैटाइन होगा, दूसरे वाला एनाइन होगा। ओके, स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। हम कर चुके हैं कोवलेंट और आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन। अब हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे चाहे तो डिफरेंस आ जाए आपको, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड आ जाए, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड आ जाए, तो आपने यही लिखनी है। तो क्या है अब आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज और कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बताया था कि आयनिक कंपाउंड हमेशा क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड है ये मोस्टली लिक्विड या गैसेस होते हैं, सम में बी इन सॉलिड फॉर्म हो सकते हैं। ये जो है इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होती है, इनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा वो नॉन वोलाटाइल होंगे, यानी कि इजिली वो मतलब मिक्स नहीं हो जाएंगे गैस
फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे, तो ये जो है ये वोलाटाइल होते हैं, यानी कि इजिली जैसे आपका पेट्रोल वोलाटाइल होता है। उसके बाद ये कंडक्ट करते हैं एक्वा सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करते हैं साल्ट सोल्यूशंस, ये कंडक्ट नहीं करते। अब ये पोलर इन नेचर होते हैं, यानी कि इनके ऊपर कैटाइन और एनाइन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। तो वैसे ही वाटर के ऊपर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। तो लाइक डिजॉल्व, लाइक मींस पोलर, डिजॉल्व पोलर, तो ये भी पोलर इन नेचर होते हैं, वाटर भी पोलर इन नेचर होता है। ये पानी में सॉल्युबल है, ये वाटर में इनसॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि ये पोलर इन नेचर नहीं होते हैं। हाँ, ग्लूकोज और शुगर जो है वो सॉल्युबल है। उसके बाद ये इनसॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, इन सभी में ये डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो ये उनमें डिजॉल्व, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उसमें कोवलेंट कंपाउंड्स डिजॉल्व हो जाते हैं। ओके, ये